नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है और यह झटका दिल्ली के शराब घोटाले में वो जेल के अंदर बंद है। ईडी और सीबीआई दोनों मिलकर के इस मामले की जांच की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं और इसी कोशिश में उनको एजेंसियों ने अपनी गिरफ्त में रखा है, यानी वो जुडिशियल कस्टडी में है। और जमानत के लिए जब वो प्रयास करते हैं तो कोर्ट के पास ईडी और सीबीआई जो सबूत दिखाते हैं, उन सबूतों को देखकर जज साहब ये मान जाते हैं कि भाई अगर इनको छोड़ा गया तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और इसलिए जमानत याचिका उनकी रद्द हो गई। साथ साथ उनके जो इसी केस में आरोपी हैं अरुण रामचंद्र पिल्लई, अमनदीप ढल, इनकी भी 29 अप्रैल तक हिरासत बढ़ा दी है। लेकिन इस बीच अभी नई इसमें अपडेट यह हुई कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनका भी नाम इस शराब घोटाले में पहले दिन से आ रहा था और इसीलिए आरोपियों की जो लिस्ट तैयार हुई उसमें एक स्थान छोड़ा हुआ था सीबीआई ने और उसमें लिखा हुआ था अज्ञात। अब उस अज्ञात की जगह कौन होगा अभी तक वो फाइनल नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आई और जो एजेंसियों ने जांच की उसमें नाम आया अरविंद केजरीवाल जी का, ऐसा लोग कहते हैं। अब इसके लिए फिर सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल जी को पूछताछ के लिए बुलाया और पूछताछ के बाद 9 घंटे 9.5 घंटे उनको जब बिठा के रखा तो अरविंद केजरीवाल जी की भाषा कुछ बदली हुई थी। कुछ लोगों का कहना था कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ कुछ सख्ती हुई है और उसके कारण से इनकी भाषा बदल गई है। जाते हुए जैसे इनके दांत दिख रहे थे, वापसी में उस तरह की मुस्कुराहट और दांत वैसे नहीं दिखे। हालांकि यह व्यक्तिगत मामला है कि वो दांत दिखाते हुए जाएं, दांत नहीं दिखाते हुए आए, लेकिन इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि अरविंद केजरीवाल जी बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। तो लोगों का कहना यह है कि सीबीआई ने उनको गंभीर जो उनके पास गवाह और सबूत हैं, जो ये कह रहे हैं कि इस सारे घोटाले की जड़ में दिल्ली के सीएम हैं, वो उन्होंने सीएम को दिखाए हैं कि देखिए आप ही के घर पर नीति निर्धारण हुआ और जो लिखित में बड़ा सबूत जज साहब के सामने दिया हुआ है और वो किसी और ने नहीं, पढ़े लिखे और बहुत पढ़े लिखे, जी हां बहुत पढ़े लिखे एक अफसर जो कि मनीष सिसोदिया जी के पीए थे, वो सी अरविंद जी ने धारा 164 में जज साहब के सामने जो कलम बंद या यूं कहें उसको बयान अपना बंद लिखवाया है, उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के घर पर अरविंद केजरीवाल जी की उपस्थिति में यह शराब नीति का परिवर्तन किया गया, जिसमें शराब व्यापारियों को लाभ पहुंचाया गया और उसमें 100 करोड़ का घोटाला हुआ, 100 करोड़ की रिश्वत ली गई। अब वो रिश्वत का पैसा कहां गया वो अरविंद केजरीवाल से जानना है, क्योंकि अभी बाकी मनीष सिसोदिया जी और बाकी जो आरोपी अभी तक सीबीआई या ईडी की गिरफ्त में हैं, उन सबका कहना यह है कि हमने तो पैसे दिए, हमने तो रिश्वत दी, तो वो गई कहां। अब गई कहां तो वो 2 ही व्यक्ति हो सकते हैं, या तो डिप्टी सीएम या तो सीएम। अब इस पूछताछ के बाद वो बदली जो भाषा थी अरविंद केजरीवाल जी की, वो दिल्ली की विधानसभा में भी दिखाई दी। पिछली बार अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की विधानसभा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खुला प्रहार करते हुए उनका ये भ्रष्टाचार से नाता जोड़ा था और कहा था कि देश के प्रधानमंत्री करोड़ों अरबों रुपया अपना अडानी के कंपनी में लगाए हुए हैं और वो आज तक के इतिहास के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं। उस समय सवाल उठा था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल जी को यह चुनौती दी थी कि जो उन्होंने दिल्ली की विधानसभा के अंदर प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए हैं, अगर उन आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो अरविंद केजरीवाल जी उन्हीं आरोपों को विधानसभा के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाएं तो उन्हें पता चलेगा कि हकीकत क्या चीज है। क्योंकि दिल्ली की विधानसभा के अंदर बोली गई कोई भी बात उस पर कोर्ट में केस नहीं होता, उसमें विधानसभा की एक समिति ही इनके ऊपर आरोप तय कर सकती है। और क्योंकि दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी की है, तो केजरीवाल जी के विरुद्ध विधानसभा कार्रवाई कैसे करेगी, और इसलिए यह सवाल उठ रहा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने एक भी आरोप पिछली बार जो लगाए थे मोदी जी पर भ्रष्टाचार के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं लगाए।
लेकिन एक नई कहानी लेकर के अरविंद केजरीवाल जी आए और इस बार उन्होंने ना तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया और ना अडानी का नाम लिया, और उन्होंने एक कहानी के माध्यम से यह बताने की कोशिश की कि भाई इस बार वो नाम भी नहीं ले रहे, क्योंकि यह देश के अंदर चर्चा चली थी कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी विधानसभा का दुरुपयोग कर रहे हैं और एक प्रधानमंत्री को बदनाम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, देश के एक उद्योगपति पर आरोप लगा रहे हैं, अगर इसमें सच्चाई है तो वो बाहर क्यों नहीं बोलते? इसका जवाब उनके पास था नहीं, और इसलिए इस बार उन्होंने एक कहानी सुनाई। उस कहानी में सुनाया और उस कहानी में सुनाते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पास एक राजा की कहानी है लेकिन उसमें रानी नहीं है। फिर उन्होंने सुनाना शुरू किया कि एक राजा था चौथी पास, अनपढ़ था, अहंकारी था, उसे पैसे की बहुत हवस थी, बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी था, अंग्रेजी जानता नहीं था, अफसर उसको अंग्रेजी बोलकर बहका लिया करते थे और फाइल पे कुछ भी साइन करा लिया करते थे। जो उनकी डिग्री पूछता था उस पर 25,000 का जुर्माना लगाकर उसका मुंह बंद करने की कोशिश करते थे। उन्होंने कहा कि वो राजा अनपढ़ था, बुद्धि तो थी नहीं, और उन्होंने कहा कि उसने एक दिन नोटबंदी कर दी जिससे देश के लोगों को दिक्कत हुई। फिर वो कहते हैं कि बैंकों को लूटा, अपने एक व्यापारी दोस्त को फायदा पहुंचाया। फिर वो कहते हैं कि जो है बैंक के चेयरमैन को बदल दिया, और इस तरह से उन्होंने एक कहानी सुनाई। अब उस कहानी को समझने वाले समझें, अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी तरफ से किसी का उसमें नाम नहीं लिया, तो इसलिए कोई कैसे क्लेम कर सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी किसके बारे में क्या बोल रहे हैं? तो पिछली बार और अगली बार की कहानी में एक ट्विस्ट यह है कि विधानसभा में पिछली बार सीधा सीधा प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचारी बताया था और उनके ऊपर सीधे आरोप लगाए थे, जो इस बार की कहानी में नहीं है। लेकिन मेरे पास भी आज आप सबको सुनाने के लिए कहानी है, और मेरी कहानी मैं चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी सुने, और मैं ये भी चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के नेता भी जरा इस कहानी को सुने, और देश के जितने विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो भी मेरी कहानी को सुने, क्योंकि मैं कोई कहानीकार तो हूं नहीं, लेकिन मुझे जो अरविंद केजरीवाल जी की कहानी थी इसको सुनकर प्रेरणा मिली कि भाई एक पढ़ा लिखा आदमी अगर कहानी सुना सकता है तो मैं मेरी दादी से बचपन में कहानी सुना करता था। वो मेरी दादी तो 5वीं पास थी, पढ़ी लिखी थी नहीं, लेकिन मुझे इतनी अच्छी अच्छी कहानी सुनाती थी कि मुझे उसको सुनने के बाद मेरे को देश की वीरांगनाओं के बारे में, देश के वीर योद्धाओं के बारे में, कई मेरे संत महात्माओं के बारे में मुझे ज्ञान मेरी दादी की कहानियों के माध्यम से हुआ, मुझे प्रेरणा मिली। तो मुझे एक प्रेरणा अरविंद केजरीवाल जी से भी मिली कि मुझे भी कहानी बनानी चाहिए और देशवासियों को सुनाना चाहिए। एक राजा एक रानी की कहानी मेरे पास है। अरविंद केजरीवाल जी की कहानी में राजा था, उनकी रानी नहीं थी, लेकिन मेरी कहानी में राजा भी है और उसकी रानी भी है। तो कहानी की शुरुआत होती है इस देश में, मेरी कहानी में एक बच्चा है और उस बच्चे का जन्म होता है गुजरात में। वो जो बच्चे का जन्म गुजरात में होता है बहुत गरीबी के परिवार में होता है। उनकी माता जी को बच्चों का पेट भरने के लिए और पिताजी को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, यहां तक कि उनकी माता जी घरों में बर्तन मांज कर गुजारा करा करती थी, पिताजी चाय बेचकर स्टेशन पर वो बच्चों को पाला करते थे। ऐसा गरीबी में पैदा हुआ एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़े होते होते उसका संपर्क एक देश के बहुत बड़े राष्ट्रभक्त संगठन से होता है और वहां जाकर वो देश के हालातों के बारे में जानना शुरू करता है। बचपन से ही देशभक्ति क्या होती है वो उसको सीखने को मिलता है। बड़ा होते होते उसके मन में आ जाता है कि इस देश में दीमक की तरह इस देश को चाटने वाले लोग हैं, इस भारत माता के टुकड़े करने वाले लोग भी यहां पर हैं, और यह देश इस तरह का है कि देश के अंदर भारत माता को चोट पहुंचाने वाले लोग सत्ता के शीर्ष में बैठे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं, बड़ा बड़ा नोट बटोर रहे हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है। सब चीजों को देखते हुए ये बालक जवानी के अवस्था में पहुंचते पहुंचते इतना खिन्न हो गया कि इसने तय कर दिया कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा और परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि मुझे बस आत्मा और परमात्मा एक कर ले, मुझे मोक्ष दिला दे। मुझे ऐसी धरती पर नहीं रहना जहां पाप बढ़ रहे हो, जहां अत्याचार बढ़ रहे हो, जहां भ्रष्टाचार बढ़ रहा हो, जहां संतों पर प्रहार हो रहे हो। इसलिए वो पर्वतों में चले गए और पर्वतों में तपस्या के लिए गए
तो फिर वो जो बालक था उसको एक साधु मिले और उन साधु ने कहा, बच्चा तुम यहां कहां भटक रहे हो, तुम्हारा लिए एक जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी ये है कि तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूं कि ये जिन बातों से तुम खिन्न होकर हिमालय की चोटियों पर आए हो और तुम ये चाहते हो कि मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए यहां बैठकर साधना करूं, तुम कर्म योनि में आए हो और मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम एक दिन इस देश के राजा बनोगे और इस देश का भ्रष्टाचार, इस देश का अत्याचार, इस देश में व्याभिचार और इस देश में बैठे हुए जो ऐसे करप्ट लोग हैं जो देश ही को खोखला करने में दीमक की तरह चाट रहे हैं, उनका इलाज तुम करोगे। और जाओ, मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियां देता हूं और तुम्हें एक गुरु मंत्र देता हूं जिससे तुम्हें मां भवानी की शक्ति मिलेगी, जिससे तुम्हें हनुमान जी की शक्ति मिलेगी, जिसके कारण तुम्हारे शंकर भगवान की शक्तियां अंदर आएगी। तुम्हारे गले में जैसे शंकर जी के सांप लेटे रहते थे, तुम्हारे इर्द गिर्द विषैले सांप बिच्छू सब कुछ रहेंगे, लेकिन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएंगे। ये सारे आशीर्वाद उन संतों ने दिए। तो ये बालक वापस आता है और फिर राजनीति में कदम रखता है, राजनीति में कदम रखकर एक राज्य का मुख्यमंत्री बनता है और वहां से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, अत्याचारियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, उससे देश के अंदर जो देश के गद्दार लोग थे, भ्रष्टाचारी जो लोग थे, व्यभिचारी जो लोग थे, वो बौखलाने लगे, बिलबिलाने लगे। और इस बालक के खिलाफ जो बड़ा हो गया था और मुख्यमंत्री बन गया था, इसके खिलाफ साजिश करने लगे और इतनी साजिश की कि इसको झूठे केसों में फंसा दिया जाए, इतनी साजिश की कि इसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए। लेकिन यह आगे बढ़ता गया क्योंकि इसकी जो ताकत थी वो थी त्याग, तपस्या और बलिदान, और इसके ऊपर संतों का आशीर्वाद, मां भवानी का आशीर्वाद, शंकर भगवान का आशीर्वाद। और ये मां भवानी की पूजा करते हुए, शंकर भगवान की पूजा करते हुए, हनुमान जी की पूजा करते हुए आगे बढ़ता रहा। ये विरोधी ताकतें इसका बाल बांका नहीं कर पाई और एक दिन ये देश का प्रधानमंत्री बन गया। और प्रधानमंत्री बनते ही ये जो गद्दार लोग थे, ये जो देशद्रोही थे, ये जो दीमक थी, सारे एकजुट हो गए। क्या करें, देश की विपक्षी पार्टियां जो एक दूसरे के बाल नोचकर राजनीति में आई थी, एक दूसरे को रोज गाली देती थी, सारे एकजुट हो गए, सारे आतंकवादी गुट एकजुट हो गए, सब हिंदू द्रोही एकजुट हो गए और इन्होंने तय किया, ये आदमी कहां से आ गया, इसको हटाओ, ये भ्रष्टाचार मिटा देगा, देश में जो दीमक लगी हुई है राष्ट्र में खोखला कर देगा। लेकिन ये व्यक्ति देखिए कैसा था कि इसकी शादी हुई लेकिन शारीरिक सुख पत्नी का नहीं भोगा, संतान उत्पत्ति नहीं की, क्योंकि संतान होगी तो कल को कहीं ना कहीं परिवार की जिम्मेदारियों के कारण इसको झुकना पड़ सकता है। जब कहीं मौत की बात आए, अपना त्याग देने की बात आए, बलिदान देने की बात आए, तो कहीं बच्चा ध्यान ना आए, परिवार ध्यान ना आए। कोई परिवार के लिए प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई पत्नी के लिए प्रॉपर्टी नहीं बनाई, पत्नी को किसी संवैधानिक पोस्ट पर आगे नहीं बढ़ाया, राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया, और एक ही ध्येय, हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। और आप देखिए कि इस बालक को इन शक्तियों के कारण देश का प्रधानमंत्री बना। लेकिन इसी बीच एक ऐसा बंदा सामने आता है जो कभी भ्रष्टाचार मिटाने की कस्में खाकर एक समाज सेवी के साथ देश के अंदर, देश की राजधानी में, इस राजा की राजधानी में एक आंदोलन खड़ा करता है और कहता है कि हम देश का भ्रष्टाचार मिटाएंगे। उसके गुरुजी कहते हैं, ठीक है बेटा, आगे बढ़ो, भ्रष्टाचार मिटाना तो अच्छा है। यह आदमी बच्चों की कसम खाता है कि हम भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए हैं, बच्चों की कसम खाते हैं, राजनीति में कभी नहीं आएंगे, राजनीति बहुत गंदी है और यहां भ्रष्टाचारी जो है उनके साथ हम विरोध में लड़ेंगे और भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। लेकिन यह व्यक्ति गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर था और इसलिए सत्ता का सुख भोगने के लिए गुरु को धोखा दिया, मित्रों को धोखा दिया, कसम तोड़ दी और राजनीतिक पार्टी बना ली। और राजनीतिक पार्टी बनाकर उन्हीं लोगों से इस व्यक्ति ने हाथ मिला लिया जिनका विरोध करने के नाम पर लोगों की इसको सहानुभूति मिली थी और लोग इसके साथ मिलकर झंडा उठा रहे थे कि यह व्यक्ति भ्रष्टाचार मिटाएगा तो हम भी साथ हो जाते हैं। एक व्यक्ति वो है जो गुजरात में जन्मा था, वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है। एक व्यक्ति यह है जो देश की राजधानी में भ्रष्टाचार से मिटाने की कसम खा रहा है। लोगों ने विश्वास करा, लेकिन इन लोगों को धोखा हुआ तब जब इन्होंने देखा कि यह कस्में खाने वाला व्यक्ति तो ये तो धोखेबाज निकला,
ये तो खुद भ्रष्टाचारियों के साथ मिल गया। इसके लिए सत्ता पानी इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि बचपन के दोस्तों को भी दगा दे दिया, बच्चों को धोखा दे दिया। और इसका लक्ष्य देखकर तो कांपने लगे लोग कि ये तो इस देश को बर्बाद करने के लिए आया है। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, फ्री शराब, सब कुछ फ्री कर दो। इस देश की जो धन दौलत है वो सेनाओं के फाइटर प्लेन ना ले पाए। इस देश का जो संसाधन है, टैक्स का पैसा है लोगों के, इससे सड़कें ना बन पाए, इससे लोगों को इलाज ना मिल पाए, सब फ्री में बांट दो और कंगाल कर दो इस देश को। इस देश का पैसा टैक्स पेयर का जो गाड़ी कमाई लोगों की है उसको ऐसे ही बर्बाद कर दो। लोगों को देखकर लगा ये तो व्यक्ति कैसा हो गया, ये तो गिरगिट से भी तेज रंग बदलता है। और हद तो तब हो गई कि देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले, आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के साथ हाथ मिला लिया। सत्ता की प्राप्ति में आने के लिए, नशे की लतों में युवाओं को लगाने के लिए जगह जगह शराब के ठेके खोलने के ठेके दे दिए और नीति पर नीति बदल दी। लेकिन होशियारी देखिए कि वो व्यक्ति क्योंकि पढ़ा लिखा था, दिमाग का इस्तेमाल किया, तो दिमाग का इस्तेमाल ऐसा किया कि अपने पास एक भी मंत्रालय नहीं रखा, कोई फाइल पर साइन नहीं करता था, कोई टेलीफोन यूज नहीं करता था और लोगों के दूसरे टेलीफोनों को यूज करता था, आगे दूसरों को रखता था, अपने जिगरी दोस्तों को फंसा दिया, खुद पाक साफ बचा रहा क्योंकि खुद के साइन नहीं थे, क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा था। और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल तिगड़म भिड़ाने में, भ्रष्टाचार करने में, कैसे मैं बचा रहूं, मेरे साथी फंस जाएं, वो जेल जाएं और मैं आनंद करूं, इस दिमाग का इस्तेमाल करता था। और उसके इस दिमाग के इस्तेमाल से उसके एक एक करके साथी सब छोड़कर चले गए और कुछ तो जेल में सड़ते रहे, लेकिन इसको बाल बांका नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन एक कहानी में ट्विस्ट आया कि सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया और सुनने में यह आया कि सीबीआई ने इतना मारा कि इसका एक दांत टूट गया। अब उसकी खबर फैली कि एक कट्टर ईमानदार कहने वाला अपने आप को जो मुख्यमंत्री था वो तो कट्टर बेईमान निकला। उसके खिलाफ इतने सबूत सीबीआई और ईडी के पास हैं कि उसको देख के वो थर थर कांपने लगा। उसको लग गया कि अब सारी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। मेरा पाला किससे पड़ा है जो संतों के आशीर्वाद से इस देश का राजा बना है। एक ईमानदार, एक ऐसा ईमानदार जिसने अपने जीवन में कोई निजी स्वार्थ पूरा नहीं किया, सारे सुख साधन छोड़ दिए, उससे कट्टर ईमानदार व्यक्ति से कट्टर बेईमान व्यक्ति, कट्टर ईमानदार का बोर्ड लगाकर ऐसा समझ लीजिए जैसे भेड़ की खाल में भेड़िया और भेड़ बनकर के झुंडों में पहुंच जाए मूर्ख बनाने के लिए। लेकिन जैसे ही बोलता था, वो कहानियां सुनाता था, उस कहानियों के जाल में कुछ लोग दांत फाड़ते थे, लेकिन मजाक बनाने वाले ये समझ गए कि ये आदमी बहुत शातिर है, इसको ऐसे नहीं फंसाया जा सकता। एजेंसियों ने बुलाया, पता लगा एक दिन सीबीआई ने बुलाया और यह भी सुनने में आया कि सीबीआई ने इतना मारा कि उसका दांत टूट गया। अब इसको लग गया कि जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता, भ्रष्टाचार में पूरा डूबा हुआ। इसको लगा कि अब जेल जाऊंगा, आतंकवादियों से संबंध में भी एनआईए के केस दर्ज हो जाएंगे, पूरा भंडा फूट जाएगा, जीवन भर जेल में जाऊंगा और लोग गालियां देंगे। तो क्या करा, राजा का अपमान शुरू कर दिया, राजा को भ्रष्ट कहना शुरू कर दिया। सब भ्रष्ट हैं इस देश में, हम ही सबसे कट्टर ईमानदार हैं, और राजा का अपमान शुरू कर दिया ताकि कभी एजेंसियां पकड़े तो ये कहें कि राजा हमसे डर गया है, राजा हमें कुचलना चाहता है, राजा हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। तो ये सब चाल चलने लगा और ये कट्टर ईमानदार कहे जाना वाले व्यक्ति ये पूरे प्रदेश की जनता की नजर में आ गया कि ये व्यक्ति तो प्रदेश को बर्बाद करने के लिए आया था, ये व्यक्ति तो प्रदेश के लोगों को शराब की लत में डुबाना चाहता था। जो व्यक्ति ये कहता था कि हमारे स्कूल वर्ल्ड क्लास हैं, उसकी पोल उसी के मंत्री ने, एक महिला मंत्री को बनाया गया, उसी ने वीडियो में खोल दी। कोई पर काम नहीं हुआ है, कोई डेस्क नहीं है, गंदगी का अंबार लगा है, सब दिखाया। लेकिन ये जो प्रदेश का मुख्यमंत्री था, ये इतना दिमागदार था क्योंकि पढ़ा लिखा था,
मीडिया में खबर नहीं आने देता था, मीडिया को करोड़ों करोड़ों रुपए के विज्ञापन देकर शांत रखता था और इसीलिए इसकी खबर को दिखाया नहीं जाता था। लेकिन अब जनता समझ चुकी है और इस आधुनिक युग में सोशल मीडिया के जमाने में जनता जागरूक है। खबर छपे ना छपे, खबर दिखे ना दिखे, लोग समझ गए कि कट्टर ईमानदार कौन है। एक तरफ वो व्यक्ति है जो भारत माता की जय के लिए अपने घर परिवार को छोड़ देता है, गरीबी में पला बड़ा लेकिन कोई सुख नहीं लेता है, अपने किसी भाई भतीजे को पार्टी में फिट नहीं करता है, अपने किसी भाई भतीजे या पत्नी को कोई बड़ा पद नहीं दिलाता है, कोई बड़े बंगले, बड़े प्लॉट, बड़े खेत, कोई फैक्ट्री नहीं है। पूरे कोशिश करने के बाद भी विरोधी पार्टियां एक भ्रष्टाचार का आरोप उस पर नहीं लगा पाई। और दूसरी तरफ एक ऐसा मुख्यमंत्री उसी के राज्य में कि जो पढ़ा लिखा था खूब, लेकिन भ्रष्टाचार एक से बढ़कर एक, दिमाग का उपयोग ऐसा कि कोई समझ भी ना पाए। और इसलिए उसके गुरु ने कहा कि मैं इससे बहुत नाराज हूं। तो गुरु का श्राप लगा है, और गुरु का श्राप लगा है, जनता का श्राप लगा है, और अब अपने आप को जेल जाते देख थरथर वो कांप रहा है और इसलिए कहानियां सुना रहा है, मन बहला रहा है अपना भी और अपने लोगों का भी। मन बहलाकर वो बड़ा आनंदित हो रहा है, फर्जी झूठी कहानियां, मनोहर कहानियां सुना सुनाकर लोगों को हंसा रहा है, अपनी हंसी को दबा रहा है, क्योंकि सुना है कि उस मुख्यमंत्री का एक दांत टूट गया है। तो खुद नहीं हंस रहा है, लोगों को हंसा रहा है और लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कौन ईमानदार, कौन कट्टर बेईमान। आप तय करें कि एक ऐसा राजा जो पढ़ा लिखा कम था, गरीबी में पैदा हुआ, उसके पिता चाय बेचते थे, माता बर्तन मांजती थी घरों में, लेकिन उसने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया। और एक व्यक्ति ऐसा जो झूठ बोलकर, बच्चों की झूठी कसम खाकर, गुरु को धोखा देकर, अपने मित्र मंडली, अपने साथियों को उनके साथ धोखाधड़ी करके सत्ता के सुख भोगने के लिए मुख्यमंत्री बन बैठा। कौन आपकी नजर में श्रेष्ठ है? जरूर इस बात को बताना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको जरूर शेयर करना, कहानी समझ में आ गई हो तो ये जरूर शेयर करना और उन तक जरूर पहुंचाना जिनके लिए मैंने कहानी सुनाई है। प्रणाम, धन्यवाद, जय श्री राम, वंदे मातरम।